एनिमी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो बिल्कुल ही बेकार और यूजलेस टाइप का इंसान था, जो दिन भर फालतू की टिकटॉक वीडियोस देखता रहता था। लेकिन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है जब वो अचानक एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसे चीट स्किल्स मिल जाती है जो उसे इतिहास का सबसे पावरफुल मेज बना देती है। ये लड़का, जिसका नाम टियाची होता है, मॉडर्न डे जापान में हाई स्कूल अटेंड करता था। वो एक एवरेज लड़का था जिसका डैमेज बिल्कुल सिंपल था और अजीब अजीब बातों पर यकीन कर लेता था। भले ही वो बिल्कुल एनपीसी जैसा बिहेव करता था, फिर भी उसे लगता था कि वही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी एक बचपन की दोस्त थी जिसका नाम रेन होता है। एक दिन जब वो स्कूल से रेन के साथ घर वापस जा रहा होता है, तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे एक अजीब सा मैजिक सर्कल बन गया है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उस समय घबराहट में वो गलत फैसला ले लेता है और रेन को उस सर्कल की तरफ धकेल देता है, लेकिन रेन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक साथ उस मैजिक सर्कल के अंदर खींच लिए जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। वहां पहुंचने के बाद टियाची अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो हरी घास पर पड़ा हुआ है। टियाची आसपास देखता है और उसे थोड़ी दूर रेन जमीन पर लेटी हुई मिलती है। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे हिलाकर उठाता है और फिर दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ आ गए। उसके बाद वो अपने फोन चेक करते हैं, लेकिन उन्हें ना कोई सिग्नल मिलता है और ना ही इंटरनेट। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज के जमाने में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ मोबाइल नेटवर्क ही ना हो। तभी टियाची सोचने लगता है कि शायद वो अब धरती पर भी नहीं है। वो कहता है कि जो मैजिक सर्कल उन्होंने यहाँ आने से पहले देखा था वो कोई सीजीआई इफेक्ट नहीं था, ये सब कुछ सच है। रेन उसकी बात सुनकर कहती है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक बड़े से मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों मुड़कर देखते हैं और सामने एक विशाल सा काला घोड़ा खड़ा होता है जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं और आंखें भी बिल्कुल डरावनी होती है। वो घोड़ा अचानक उनको ऊपर से कूदने की कोशिश करता है। ये देखकर टियाची तुरंत रेन का हाथ पकड़कर साइड में जंप करता है और दोनों मुश्किल से उसके नीचे कुचले जाने से बच जाते हैं। टियाची तुरंत रेन से कहता है कि वो यहाँ से जितना दूर भाग सकती है भाग जाए। वो कहता है कि अगर किसी एक को मरना पड़े तो बेहतर है कि सिर्फ एक ही मरे, दोनों नहीं। इतना कहने के बाद वो खुद आगे बढ़ता है और उस बड़े मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। वो उसे चिल्लाता है ताकि वो उसके पीछे आए। मॉन्स्टर गुस्से में आकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद अब टियाची का यही दी एंड है, लेकिन तभी साइड से एक तेज हवा जैसा अटैक आता है जो सीधा मॉन्स्टर की गर्दन पर लगता है। तभी अचानक एक ब्राउन बालों वाला गंजा आदमी पता नहीं कहां से आ जाता है और टियाची की टाउंटिंग स्किल्स की तारीफ करता है। ये कहने के बाद वो तुरंत अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उस काले घोड़े पर जोर से वार करता है। मॉन्स्टर भी पीछे नहीं हटता और अपने मुंह से आग निकाल कर अटैक करता है, लेकिन तभी एक झाड़ी के अंदर से काली मैजिक से भरा हुआ तीर निकलता है जो सीधा उस बीस्ट के पैर में जा लगता है। उसके बाद झाड़ी के अंदर से एक और आदमी बाहर आता है और कहता है कि ये ऑब्सिडियन हीरो काफी ज्यादा टॉ होते हैं और इन पर मैथेरियल एरर्स का यूज करना बिल्कुल सही फैसला था। तभी एक छोटी सी मेज आगे बढ़ती है और अपने फ्लेम अटैक से उस मॉन्स्टर को जलाकर खत्म कर देती है। उसके बाद वो तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम बाटा, रोल्टा और मूरा होता है। वो बताते हैं कि वो एडवेंचरर्स गिल्ड का हिस्सा है और उन्हें इस एरिया में इन ऑब्सिडियन हीरोज की संख्या कम करने के लिए हायर किया गया है। ये सब देखकर टियाची कंफर्म कर लेता है कि वो सच में किसी फैंटेसी आरपीजी जैसी दुनिया में आ चुके हैं और अब उन्हें यहाँ सर्वाइव करने का तरीका ढूंढना होगा। उस रात बाद में सब लोग कैंप फायर के आसपास बैठ जाते हैं। एडवेंचरर्स उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे थे। वो नोटिस करते हैं कि टियाची और रेन ये सब बताने में थोड़ा हेसिटेंट फील कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि वो उन्हें इन खतरनाक मैदानों में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि दूसरों की मदद करना उनका काम है, इसलिए वो उन दोनों को नजदीकी शहर अज़ैर तक सेफली एस्कॉर्ट करेंगे। वो लोग उन्हें ये भी एडवाइस करते हैं कि बिना वेपन्स के ट्रेवल करना बहुत डेंजरस होता है, खासकर इस एरिया में जहाँ मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। वो बताते हैं कि रिसेंट टाइम में कई वैगन्स पर अटैक हुआ है और काफी लोग अचानक डिसअपीयर भी हो गए हैं। ये सब सुनकर टियाची और रेन थोड़े सीरियस हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग रात के लिए रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। तभी बार्टा टियाची से कहता है कि तुम्हें रेन को मना लेना चाहिए क्योंकि वो अभी भी तुमसे थोड़ी नाराज लग रही है। वो इसलिए अपसेट थी क्योंकि पहले टियाची ने उसे अकेला भागने के लिए बोला था। रात में टियाची और रेन आपस में बात करते हैं और अपनी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। फाइनली दोनों फर्स्ट बम्प करके पैचअप कर लेते हैं। अगली सुबह वो सब अज़ैर सिटी पहुंच जाते हैं। एडवेंचरर्स बताते हैं कि ये टाउन एलैंड मैजिक किंगडम का पार्ट है और ये उनका बेस ऑफ ऑपरेशन है। वो टियाची को थोड़ा सा गोल्ड देते हैं और एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में बताते हैं क्योंकि टियाची डिसाइड कर चुका होता है कि वो भी एक एडवेंचरर बनेगा। उसके हिसाब से वही सही चॉइस है। गिल्ड में जाकर वो एडमिशन फॉर्म फिल करता है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है। तभी टियाची नोटिस करता है कि वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज को रीड कर पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ के लोगों से प्रॉपरली बात भी कर पा रहा है और उन्हें
समझ भी पा रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ डेफिनेटली कोई मैजिक इफेक्ट चल रहा है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बोलती है कि अब उनका एक छोटा सा मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वो काउंटर के नीचे से क्रिस्टल बॉल निकालती है और कहती है कि अपना हाथ इस पर रखो, क्योंकि जो भी एडवेंचरर बनना चाहता है उसके पास मैजिक होना मस्ट है। ये सुनते ही टियाची और रेन दोनों थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई मैजिक नहीं है। रेन कहती है कि मैं पहले ट्राई करती हूँ और वो अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख देती है। रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल बॉल एक साथ 4 अलग अलग कलर से ग्लो करने लगता है। ये देखकर वो सीधा रेन से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। उसके बाद वो टियाची को भी वही करने के लिए बोलती है। जैसे ही टियाची अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है, बॉल अचानक क्रैक हो जाता है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है कि सीधा भागकर गिल्ड मास्टर को बताने चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है गिल्ड मास्टर ग्रेड के साथ, और उनके साथ एक फेमस सीरे का एडवेंचरर भी होता है जिसका नाम मुरादी गोल्डन फेंसर होता है। वो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर टियाची और रेन से कहते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता। मुरा बताता है कि वो उन्हें एक स्पेशल जगह ले जाएगा जहाँ उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, वरना वो एडवेंचरर नहीं बन पाएंगे। टियाची थोड़ा डाउट में पूछता है कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं, यहाँ तुम लोग हमें किडनैप करके हमारे किडनेस बेच दोगे। इस पर मुरा हल्की सी बनावटी हंसी करता है और मजाक में कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑर्गन चाहिए लेकिन किडनी नहीं। ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। उसके बाद मुरा उन दोनों को टाउन के पास जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी तक ले जाता है। वहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस और काफी बोल्ड ऑरा वाली लेडी से, जिसका नाम लीमिया होता है। वो लेडी उन्हें अंदर वेलकम करती है और मुरा से सुनती है कि गिल्ड का मैजिक मेजरिंग डिवाइस टूट गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि लीमिया खुद इनका टेस्ट ले। लीमिया टियाची और रेन को छोटे से लकड़ी से बने हुए डिवाइसेस देती है और कहती है कि ये उसने खुद बनाए हैं। ये डिवाइसेस उनकी मैजिकल कैपेसिटी और मैजिकल स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। वो समझाती है कि मैजिकल कैपेसिटी का मतलब होता है तुम्हारे पास कितनी मैजिकल एनर्जी है, और मैजिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है उस एनर्जी की क्वालिटी कितनी पावरफुल है। उसके बाद टियाची और रेन उन वुडन डिवाइसेस को हाथ में पकड़कर एक्टिवेट करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों लेमिया से पूछते हैं कि रिजल्ट क्या आया। लेमिया उनकी तरफ देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों के नंबर बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। इतने इंसान वैल्यूज उसने आज तक नहीं देखे। फिर वो सीधा अनाउंस कर देती है कि आज से तुम दोनों मेरे अप्रेंटिस रहोगे। तभी दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अंधेरे में 2 हुडी पहने हुए लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा अपने लीडर को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने समनिंग रिचुअल को सक्सेसफुली तोड़फोड़ कर दिया था, लेकिन वो ये भी बताता है कि जो कास्टर था वो बहुत पावरफुल था, इसलिए स्पेल फिर भी एक्टिवेट हो गया। उन्हें पूरा यकीन है कि किसी दूसरी दुनिया से कुछ लोग समन हुए हैं, लेकिन अब वो कहाँ हैं इस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। वो हुडी वाला बंदा आगे बोलता है कि उन्होंने हर जगह पर जाल बिछा दिया है और वो लोग उन समन हुए लोगों को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। ये सुनकर उनका लीडर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है। इधर वापस जंगल वाली लकड़ी की झोपड़ी में लीमिया फाइनली उनका रिजल्ट बताती है। वो कहती है कि टियाची की मैजिकल कैपेसिटी 1,20,000 है और उसकी मैजिकल स्ट्रेंथ 40,000 है। फिर वो रेन की तरफ देखकर बोलती है कि उसकी मैजिकल कैपेसिटी 37,000 है और मैजिकल स्ट्रेंथ 5,000 है। वो कंपेयर करते हुए बताती है कि हाई क्लास ह्यूमन नाइट्स और रॉयल मैजिस की मैजिकल कैपेसिटी यूजुअली 10,000 से थोड़ी ऊपर होती है और मैजिकल स्ट्रेंथ लगभग 2,000 के आसपास होती है। इसी हिसाब से टियाची और रेन दोनों के नंबर्स बिल्कुल ही इंसान लेवल के हैं। लेमिया कहती है कि इतने हाई स्टेटस के साथ तुम दोनों को इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बिगेंस में काउंट किया जा सकता है। फिर वो अपना एग्जाम्पल देती है और बताती है कि वो इस किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट मैज मानी जाती है, लेकिन उसकी मैजिकल कैपेसिटी 43,000 है और मैजिकल स्ट्रेंथ 6,000 है, और मूरा की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ क्रम में 35,000 और 38,000 है। ये कंपैरिजन सुनकर टियाची और रेन दोनों शॉक हो जाते हैं। लेमिया सीरियस टोन में कहती है कि तुम दोनों के पास सोच से भी ज्यादा पावर है, लेकिन अगर बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के इसे यूज किया तो तुम खुद को और आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसी वजह से वो चाहती है कि तुम दोनों उसके अप्रेंटिस बन जाओ। वो आखिर में कहती है कि अगर तुमने अपनी पावर्स को मास्टर कर लिया तो तुम इजिली एस रैंक एडवेंचरर्स और टॉप रॉयल मैचेस से भी काफी ऊपर निकल जाओगे। फिर लेमिया टियाची की तरफ देखकर कहती है कि अगर तुमने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली तो तुम अकेले ही पूरे नेशंस के खिलाफ वार कर सकते हो। वो ये भी कहती है कि तुम खुद का किंगडम बनाकर किंग बन सकते हो। अगर तुम इतने पावरफुल बन गए तो इस दुनिया की सारी वेल्थ और शानो शौकत तुम्हारे पास हो सकती है। ये बात सुनकर टियाची सीरियस हो जाता है और रेन उसकी रिएक्शन ध्यान से नोटिस करती है। लेमिया फिर मोरा से कहती है कि इन दोनों को ट्रेन करना सच में सही डिसीजन होगा। अगले दिन सुबह लेमिया उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो उन्हें
एक हैवी ब्रेकफास्ट खिलाती है ताकि उनकी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद वो मैजिक के बेसिक से समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि मैजिक यूज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है मैजिकल स्पेल्स कास्ट करना। इसमें एक मेज को स्पेशल जादू या मंत्र बोलने पड़ते हैं। इन मंत्र जब के थ्रू वो अपनी मैजिकल एनर्जी स्पिरिट को देता है और स्पिरिट्स उस एनर्जी को यूज करके अलग अलग स्पेल्स को मेटेरियलाइज करती है। दूसरा तरीका है सॉर्सरी। इसमें एक स्कोरर किसी स्पिरिट के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद स्पिरिट सीधे उस स्कोरर के ऑर्डर्स फॉलो करती है। इसी वजह से सॉर्सरी नॉर्मल स्पेल कास्टिंग से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। फिर लेमिया एलिमेंट्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और विंड। नॉर्मली एक मेज सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज कर पाता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में स्पेशल मेजेस 2 एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे मूरा जो फायर और अर्थ दोनों कंट्रोल कर सकता है। लेमिया खुद 3 एलिमेंट्स यूज कर सकती है, अर्थ को छोड़कर। फिर वो रैन के बारे में कहती है कि रैन एक और भी रेयर केस है क्योंकि वो 4 एलिमेंट्स यूज कर सकती है। दूसरी तरफ अभी तक ये क्लियर नहीं है कि टैची कौन से एलिमेंट्स यूज करेगा। लेमिया कहती है कि जब तक वो किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तब तक वो उसकी बेसिक ट्रेनिंग और बुनियादी बातों पर फोकस करेगी। वो ये भी बताती है कि पास्ट में कुछ स्कोरर्स ने लाइट, डार्क और टाइम स्पेस मैजिक भी यूज किया है और अगर टैची ने अपनी पावर्स को प्रॉपरली मास्टर कर लिया तो वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैज बन सकता है। उसके बाद वो सब जंगल की तरफ जाते हैं और लेमिया टैची को सिखाती है कि अपनी मैजिक को कैसे फोकस करना है, खासकर अपने हाथों में, ताकि वो फिजिकल एनहांसमेंट परफॉर्म कर सके। वो समझाती है कि फिजिकल एनहांसमेंट का मतलब होता है अपनी बॉडी को मैजिक से अस्थायी रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना। टैची लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। जब वो ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी केंद्रित कर रहा होता है तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे गुड लक कह रही होती है। वो तुरंत इधर उधर देखता है लेकिन आसपास कोई नहीं होता। अजीब बात यह होती है कि वो आवाज सिर्फ उसने ही सुनी होती है। दूसरी तरफ मोरा रैन को गाइड कर रही होती है। वो उसे स्पेल कास्टिंग का बेसिक्स समझाती है। मोरा बताती है कि स्पेल कास्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है क्लियर इमेजिनेशन। अगर तुम्हारा मानसिक चित्रण स्ट्रॉन्ग होगा तो स्पेल उतना ही इफेक्टिव होगा। रैन तुरंत एक फायर स्पेल कास्ट करना सीख लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस फायर को मॉडिफाई भी कर देती है। वो लकड़ी जलने वाली आम आग इमेजिन करने की जगह गैस बर्न होने वाली आग इमेजिन करती है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेम्स ब्लू कलर की हो जाती है। ये देखकर मोरा काफी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी ब्लू फ्लेम्स देखी होती है। वो रैन को एक जीनियस कहती है। बाद में दोपहर के समय रैन टैची को देखने आती है। टैची काफी थका हुआ और थोड़ा डिफीटेड फील कर रहा होता है क्योंकि वो काफी देर से सिर्फ हाथ की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे ऐसे देखकर रैन उसे इनकरेज करती है। टैची फिर से ट्राई करने का डिसाइड करता है और अपनी मैजिक को राइट हैंड में फोकस करने लगता है। तभी उसे वही वचकानी सी आवाज फिर से सुनाई देती है जो उसे कुछ छोटी छोटी टिप्स देती है कि एनर्जी को कैसे कंट्रोल करे। इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसका हाथ बल्ब की तरह ग्लो करने लगता है। वो तुरंत रैन से पूछता है कि क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी, और वो सोचने लगता है कि कहीं ये कोई घोस्ट या स्पिरिट तो नहीं है। ये सुनकर रैन थोड़ी घबरा जाती है। उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए अंदर जाते हैं। लेमिया उनकी प्रोग्रेस देखकर तारीफ करती है। वो मोरा से कहती है कि रैन को इसी तरह गाइड करती रहे और टैची से कहती है कि अब वो अपने लेफ्ट हैंड पर काम करे। साथ ही वो ये भी बोलती है कि प्रैक्टिस करता रहे जब तक वो फुल बॉडी एनहांसमेंट परफॉर्म ना कर ले। लेमिया कहती है कि जब तक टैची का एक्चुअल गुण पता नहीं चलता तब तक फिजिकल एनहांसमेंट ही उसका मेन फाइटिंग स्टाइल रहेगा। वो समझाती है कि ये तरीका उसके लिए सही है क्योंकि इससे वो अपनी रॉ पावर को डायरेक्टली कॉम्बैट में यूज कर सकता है। उस रात बाद में मोरा लेमिया के पास आती है और उन दोनों नए लोगों के बारे में पूछती है। लेमिया कहती है कि वो उन्हें सिर्फ 3 हफ्तों में इतना ट्रेन कर देगी कि वो ठीक ठाक लेवल पर फाइट कर सके। वो ये भी बताती है कि आने वाले युद्ध में उन्हें कम से कम इतना कैपेबल होना ही होगा कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। लेमिया सोच रही होती है कि कैपिटल में जो परेशानियां चल रही है शायद वो इतनी दूर तक प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि स्थिति जल्दी ही काफी खराब हो सकती है। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि टैची और रैन का एक फिजिकल टेस्ट हो रहा है ताकि पता चले कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है। टैची एक ग्रुप ऑफ फैन बॉल्व्स से लड़ रहा होता है जबकि रैन एक साथ कई रैबिट मॉन्स्टर्स का सामना कर रही होती है। अब टैची अपनी मुट्ठी में डलने वाली मैजिकल पावर की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकता है। वो जितनी जरूरत हो उतनी ही एनर्जी यूज करता है। दूसरी तरफ रैन अब बिना जादू मंत्र बोले बेसिक स्पेल कास्ट कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स का भी यूज कर रही होती है। जब ये सब चल रहा होता है लेमिया और मोरा एक चट्टान पर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है। वो दोनों बात करते हैं कि इतने कम समय में उन दोनों की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो चुकी है। तभी उनकी नजर पड़ती है कि टैची और रैन का सामना एक ऑब्सिडियन हॉर्स से हो गया है, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। अपनी पहले एनकाउंटर के मुकाबले अब वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। वो मिलकर उस बिस्ट को आसानी से हरा देते हैं और उस रात उसी मॉन्स्टर को
डिनर के रूप में खाते हैं। बाद में उस रात सब लोग मिलकर ट्याची और रेन के ग्रेजुएशन टेस्ट पास करने की खुशी में छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। लेमिया उन्हें बताती है कि अगले दिन वो सब अजायर सिटी वापस जाएंगे और वहाँ से अपना पहला ऑफिशियल जॉब एडवेंचरस के रूप में स्टार्ट करेंगे। फिर लेमिया एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि उसके हिसाब से ट्याची और रेन लॉस्ट वंस है, यानी वो लोग किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आए होते हैं। वो समझाती है कि कभी कभी ऐसा किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है और कभी किसी पावरफुल स्कोरर के समनिंग रिचुअल की वजह से, खासकर वो स्कोरर जो स्पेस टाइम मैजिक यूज कर सकते हैं। ये बात सुनकर ट्याची और रेन दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो तुरंत पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं। इस पर लेमिया शांत होकर बताती है कि तुम दोनों की अब नॉर्मल लेवल की मैजिकल पावर सबसे बड़ा हिंट था। साथ ही तुम कभी कभी ऐसे नए वर्ड्स यूज कर देते हो जो इस दुनिया में कॉमन नहीं है। इसी वजह से उसे शक हो गया था और इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो तुम दोनों को अपना अप्रेटेंस बनाएगी ताकि गलत लोग तुम्हारी पावर का फायदा ना उठा सके। फिर वो बताती है कि तुम्हें यहाँ किस वजह से समन किया गया है। इसका जवाब सिर्फ वही स्कोरर दे सकता है जिसने रिचुअल परफॉर्म किया होगा, लेकिन पूरे किंगडम में सिर्फ कुछ ही स्कोरर्स है जो टाइम स्पेस मैजिक यूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ट्याची कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि इससे उन लोगों की लिस्ट छोटी हो जाएगी जिन्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है कि जब किंगडम में सिर्फ कुछ ही स्कोरर टाइम स्पेस मैजिक यूज कर सकते हैं तो उन्हें ट्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। उसके हिसाब से वो उन्हें ढूंढकर सारी गलतफहमी क्लियर कर देंगे और फिर अपनी असली दुनिया में वापस चले जाएंगे। लेकिन लेमिया शांत रहकर कहती है कि हो सकता है ये मुमकिन हो पर शायद चीजें इतनी आसान ना हो जितनी वो सोच रहे हैं। डिनर के बाद ट्याची और रेन अकेले बैठकर अब तक की सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। ट्याची कहता है कि अब वो दोनों एडवेंचरस के रूप में काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। उसके बाद अपने इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस का यूज करके वो उस स्कोरर को ढूंढेंगे जिसने उन्हें यहाँ समन किया था और फिर उससे कहेंगे कि उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज दे। रेन भी इस बात से होपफुल फील करती है और दोनों फ्यूचर के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद वो रात के लिए आराम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्याची अपने हाथ की तरफ देखकर सोचने लगता है कि क्या उसके पास सच में इतनी पावर है कि वो बड़े बड़े देशों का सामना कर सके। तभी उसे फिर से वही पहले वाली आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि वो दोनों जल्दी ही मिलेंगे और वो उस पल का इंतजार कर रही है। ट्याची तुरंत पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन वो आवाज उसके सवालों का जवाब नहीं देती। वो बस हल्की सी हंसी के साथ धीरे धीरे गायब हो जाती है। कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। ट्याची अपने बेड पर उठता है और पता चलता है कि उसने फिर से वही मिस्टीरियस आवाज वाला सपना देखा था। अब हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों अजायर शिफ्ट हो चुके हैं और ऑफिशियली एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर भी कर चुके हैं। अपने पहले दिन ही उनकी जान बचाने वाले एक एडवेंचरस ग्रुप के साथ उन्होंने टीम बना ली थी। तब से लेकर अब तक वो छोटे मोटे ई रैंक मिशंस कंप्लीट कर रहे हैं। इन मिशंस के थ्रू वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और इस नई दुनिया के बारे में नए नए चीजें सीख रहे हैं। रेन अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताती है। वो बुक्स पढ़कर इस दुनिया के हिस्ट्री, जियोग्राफी और मैजिक सिस्टम के बारे में डिटेल में नॉलेज कलेक्ट करती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया का नाम एला है और जिस किंगडम में वो इस वक्त रह रहे हैं वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये किंगडम पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड मैजिक के लिए मशहूर है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 20 मिलियन है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के करीब 80% लोग बेसिक लेवल का मैजिक कास्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इसे इस दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक माना जाता है। रेन ये भी जान लेती है कि अजायर सिटी एस्ट्रोम बॉर्डर के काफी करीब है। ये बॉर्डर 2 बड़े एम्पायर, होलिस के लिए एम्पायर और गार्डियन एम्पायर के पास स्थित है। इसी रणनीतिक लोकेशन की वजह से अजायर एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सिटी बन चुका है। यहाँ सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का भी बड़ा एक्सचेंज होता है। तभी एकदम से बेट्रस उनका ब्रेकफास्ट ले आती है। साथ ही वो उन्हें गिल्ड की तरफ से आया हुआ एक लेटर भी देती है। लेटर पढ़ने पर पता चलता है कि उन्हें गिल्ड मास्टर ने बुलाया है। दोनों तुरंत गिल्ड पहुंचते हैं ताकि समझ सके कि बात क्या है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक स्पेशल वर्क रिक्वेस्ट देती है। स्लम्स में मौजूद एक बार की इन्वेस्टिगेशन करनी है। ट्याची सोचने लगता है कि ब्रोई बार में आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो गिल्ड को इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है। तब गिल्ड मास्टर सिचुएशन क्लियर करता है। वो बताता है कि कुछ दिनों से अफवाह चल रही है कि वेगन से चोरी हुआ माल स्लम्स के थ्रू सिटी के अंदर स्मगल किया जा रहा है। उनका काम होगा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना जो असली अपराधियों तक पहुंचने में मदद करे। इस मिशन का रिवॉर्ड 7 सिल्वर कॉइन्स है और अगर एक्स्ट्रा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली तो बोनस भी मिलेगा। ट्याची थोड़ा सा सीरियस होकर पूछता है कि क्या उनके लिए डी रैंक मिशन लेना ठीक रहेगा। गिल्ड मास्टर जवाब देता है कि अगर वो मिशन सक्सेसफुली क्लियर कर देते हैं तो उनका रैंक ऑफिशियली डी रैंक में प्रमोट कर दिया जाएगा। साथ ही वो ये भी बता
पाता है कि ये क्विट्स पहले ही 2 बार फेल हो चुका है और अगर तीसरी बार भी फेल हुआ तो गिल्ड को गलत असेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। टैची उस छोटे कद के गिल्ड मास्टर को थोड़ा कंजूस टाइप समझकर कमेंट करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर शांत रहकर कहता है कि उसे उनकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो लेमिया के अप्रेंटिस है। इतना कहकर वो उन्हें मिशन पर भेज देता है। टैची और रेन स्लम्स की तरफ निकल पड़ते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि रात होने तक सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि असली शेडी एक्टिविटी अक्सर अंधेरे में ही होती है। गलियों से गुजरते वक्त रेन एक स्टॉल पर रुकती है और मिला फ्रूट खरीदने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दाम पिछले हफ्ते के मुकाबले लगभग डबल हो चुका है। रेन मजाक में सोचती है कि क्या अमेरिका वाली इन्फ्लेशन इस दुनिया तक कहाँ पहुँची है, लेकिन शॉपकीपर उसे समझाता है कि हाल ही में चीजें ले जाने वाले वैगन्स पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं। इसी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो गया है और इसी कारण प्राइसेस बढ़ गए हैं। रात होने पर टैची और रेन बार के पिछले दरवाजे से एक कैरेज को निकलते हुए देखते हैं। उन्हें शक होता है, इसलिए वो सीधा बार के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर टैची बारटेंडर से आला मांगता है। बारटेंडर कहता है कि वो इतनी हल्की ड्रिंक सर्व नहीं करता। टैची शांत लेकिन कॉन्फिडेंट अंदाज में उसे बैठने को कहता है और बातचीत शुरू करता है। वो शहर में बढ़ते डेमन की बात छेड़ता है और कैजुअली मेंशन करता है कि शायद वो भी इस बिजनेस में एंटर करना चाहता है, इसलिए उन्हें समझना है कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। बारटेंडर थोड़ा सख्त लहजे में कहता है कि ये काम शौकीनों के लिए नहीं होता। तब टैची सीधा एक कॉइंस की पाउच उसके सामने रख देता है और पूछता है कि क्या वो थोड़ा खुलकर बात करेगा। यही देखकर बाहर में बैठे कुछ लालची लोग उन्हें आसान शिकार समझ लेते हैं। वो दोनों पर लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैची और रेन अपनी ट्रेनिंग का असर दिखाते हैं। कुछ ही पलों में वो सबको नीचे गिरा देते हैं और सिचुएशन कंट्रोल में ले लेते हैं। दबाव में आकर वो लोग सच बोल देते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें हुडी पहने हुए आदमी ने हायर किया था। उनका काम था उन वैगन से माल निकालना जिन पर मुस्तस ने अटैक किया था और फिर उसे शहर में छुपाकर पहुंचाना। उन लोगों ने बताया कि अंधेरा इतना ज्यादा था कि वो उस आदमी का चेहरा क्लियरली देख ही नहीं पाए, लेकिन क्योंकि पैसे का प्रॉमिस काफी बड़ा था इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए काम एक्सेप्ट कर लिया। बारटेंडर भी कहता है कि उसे उनके पैसे नहीं चाहिए। उसके हिसाब से बार में ऐसे लोगों का लाया हुआ माल बेचना कोई असाधारण बात नहीं है। फिर वो उन्हें वार्न करता है कि जहाँ जरूरत ना हो वहाँ टांग ना अड़ाए। इसके बाद टैची और रेन बार से बाहर निकलते हैं और सोचने लगते हैं कि असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। तभी उन्हें महसूस होता है कि 3 फीमेल निंजास उनका पीछा कर रही है। वो सीधा रिएक्ट करने के बजाय उन्हें थोड़ा दूर एक सुनसान जगह तक ले जाते हैं और वहाँ मुकाबला शुरू हो जाता है। टैची पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो उन्हें गंभीर चोट नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी वो एक हैवी पंच से वो एक निंजा को गिरा देता है। रेन भी पीछे नहीं रहती। वो अपनी मैजिक का यूज करके एक दूसरी निंजा को दूर धकेल देती है, जिसके बाद टैची उसे भी बेहोश कर देता है। अब सिर्फ आखिरी हमलावर बची होती है। वो दोनों उसे सरेंडर करने का मौका देते हैं, लेकिन तभी पहली वाली निंजा पौष में आकर एक स्मोक बम फेंकती है। धुआं छा जाता है और उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर 2 निंजास वहाँ से भाग जाती है। अपनी एक बेहोश साथी को वहीं छोड़कर वो दोनों गायब हो जाती है। टैची सिचुएशन को एनालाइज करता है और कहता है कि उनका मकसद सिर्फ उन्हें डरा कर मिशन से हटाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में उन्हें खत्म करना चाहती थी। ये बात सुनकर रेन भी सीरियस हो जाती है। फिर वो दोनों पकड़ी हुई निंजा को गिल्ड के हवाले कर देते हैं और गिल्ड मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे जिंदा रखा जाए ताकि उन्हें असली सच पता चल सके। अगली सुबह टैची और रेन बार में मूरा से मिलते हैं जो वहाँ उनका वेट कर रही होती है। वो सबसे पहले उन्हें डी रैंक एडवेंचरर्स बनने पर कांग्रेचुलेट करती है। उसके बाद मूरा बताती है कि उसके पास एक स्पेशल मिशन है और वो चाहती है कि टैची और रेन उसके साथ पार्टी बनाकर काम करे। वो समझाती है कि उत्तरी फॉरेस्ट में जो माला फ्रूट होते हैं वो अब हार्वेस्ट के लिए रेडी है, लेकिन कुछ चोर उन्हें चुरा रहे हैं। इसलिए वहाँ के फार्मर्स ने गिल्ड में रिक्वेस्ट डाली है कि कोई उन रोबर्स को पकड़े और उनकी फसल को प्रोटेक्ट करे। इस मिशन का रिवॉर्ड 500 सिल्वर है। साथ ही अगर हार्वेस्ट सेफ हो जाता है तो शहर में चल रही महंगाई भी कम हो सकती है क्योंकि सप्लाई वापस नॉर्मल हो जाएगी। इतना सुनते ही टैची और रेन बिना देर किए मिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीनों उत्तरी फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। दोपहर तक वो फार्म पहुंच जाते हैं जहां 2 फार्मर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक थोड़ा डाउटफुल लग रहा होता है। हैंडशेक के दौरान टैची को एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे सामने वाला आदमी कुछ छिपा रहा हो। वो कुछ सेकंड तक उसका हाथ पकड़े रखता है, फिर खुद को संभालता है। इसके बाद वो सब खेतों की तरफ जाते हैं जहाँ माला के पेड़ लगे हुए होते हैं। रेन अपनी स्टफ उठाकर एक मैजिक सेंसिंग स्पेल कास्ट करती है ताकि एरिया में किसी भी बची हुई या एक्टिव मैजिक का पता चल सके। रेन को अपने मैजिक सेंसिंग स्पेल से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सीधा खेतों की तरफ आ रहा है। तीनों तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ ही देर बाद जंगल से एक हगोगरे बाहर निकलता है और उसके साथ कुछ ऑर्क्स भी होते हैं। सबके हाथ में हथियार होते हैं। सिचुएशन देखकर टैची कामली स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है। वो मूरा से कहता है कि वो छोटे ऑर्क्स को हैंडल करे। रेन को वो सपोर्ट देने के लिए
कहता है जैसे मैजिक बैरियर्स और बैकअप अटैक, और खुद वो उस बड़े ओगरे का सामना करने का फैसला करता है। त्याची सोचता है कि लेवल 35 एनहांसमेंट यूज के लिए काफी होगा। वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है, स्पीड से आगे बढ़ता है और एक हैवी पंच सीधा ओगरे के चेहरे पर मारता है। एक ही ब्लो में ओगरे जमीन पर गिर जाता है। बाकी ऑर्क्स भी मूरा और रैन की मदद से जल्दी ही डिफीट हो जाते हैं। रात को मूरा त्याची और रैन के साथ बैठकर बात करती है। वो कहती है कि इस क्षेत्र में नॉर्मली ऑर्क्स और ओग्रेस नहीं मिलते। इसका मतलब है कोई ना कोई जानबूझकर उन्हें यहाँ भेज रहा है। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रैप सेट करेंगे ताकि मास्टरमाइंड को बाहर निकाला जा सके। दिन का काम खत्म करके वो आराम करने चले जाते हैं। इसी दौरान एक अलग जगह पर एक हुडी पहनी हुई लड़की दिखाई देती है। वो लाशों से घिरी हुई होती है। वो एक डार्क स्पेल कास्ट करती है और उन बॉडीज से लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर लेती है। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि वो मैजिशियन से मिलने के लिए एक्साइटेड है, यानी त्याची और रैन से। इतना कहकर वो अपनी इनविजिबल क्लॉक का यूज करती है और पल भर में गायब हो जाती है। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है। गिल्ड मास्टर ग्रेड हमला करने वाली लड़की की सेल खोलता है और उससे पूछता है क्या अब तुम बोलने के लिए रेडी हो। दूसरी तरफ त्याची, रैन और मूरा फार्म के एरिया में चल रहे होते हैं। रैन अपना मैजिक डिटेक्शन स्पेल यूज कर रही होती है ताकि रॉबर्स का एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। कुछ देर बाद उन्हें जमीन पर नए फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वो उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक फायर पिट मिलता है जो अभी अभी बुझाया गया था। रैन कॉन्सेंट्रेट करके कहती है कि आगे फील्ड्स में 3 लोगों की मैजिकल प्रेजेंस फील हो रही है। तीनों तुरंत वहाँ रश करते हैं और रॉबर्स को रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। त्याची, रैन और मूरा सामने आकर उन्हें सरेंडर करने को कहते हैं। वहाँ के 2 फार्मर जो पहले मिले थे उन क्रिमिनल्स को टाउन गार्ड्स के हवाले कर देते हैं। इसके बाद सीएम नाम का आदमी उनका शुक्रिया अदा करता है। त्याची फिर से उसका हाथ मिलाता है और इस बार भी कुछ ज्यादा देर तक पकड़े रखता है। वो नोटिस करता है कि उसका हाथ काफी सॉफ्ट है, बाकी फार्मर से अलग। त्याची सीधा पूछ लेता है तुम्हारा सीक्रेट क्या है। सीएम जवाब देता है कि वो सिर्फ ओवरसीयर है, इसलिए ज्यादा फिजिकल काम नहीं करता। लेकिन मूरा को एक बात खड़क रही होती है। वो पॉइंट आउट करती है कि इस क्षेत्र में नॉर्मली ऑर्क्स और ओग्रेस नहीं होते। फिर भी सीएम को उनके बारे में पहले से कैसे पता था। ये सुनते ही सीएम जोर से हंसने लगता है। फिर वो अपनी असली सच्चाई रिवील करता है। वो वही आदमी था जिसने रॉबर्ट्स को हायर किया था फ्रूट्स चुराने के लिए, और वही था जिसने एक म्यूजिशियन को पैसे देकर मॉन्स्टर्स को फील्ड में अट्रैक्ट करवाया था। अब साफ हो चुका था कि सारा प्लान अंदर से ही सेट किया गया था। त्याची सीएम से सीधा पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। सीएम बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि उसने ये सब प्लान इसलिए किया था ताकि त्याची, रैन और मूरा यहाँ आए। उसका असली टारगेट त्याची है। वो बताता है कि उसे त्याची की पावर चाहिए अपने गोल को पूरा करने के लिए, इसलिए उसने मॉन्स्टर्स को फील्ड में बुलवाया और चोरी का नाटक करवाया सिर्फ त्याची की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। तभी अचानक हवा में एक हल्का सा डेस्टोरेशन होता है। एक लड़की इनविजिबिलिटी क्लॉक हटाकर सामने आती है। ये है ग्रैमी, वही मैजिशियन जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही थी। वो सीएम को थोड़ा डांटते हुए कहती है कि उसे ज्यादा बोलने की आदत है। फिर वो कंफर्म करती है कि वही असली मैजिशियन है और अब तक सीएम की बॉडीगार्ड बनी हुई थी। इतना कहकर बैटल शुरू हो जाता है। मूरा तुरंत अपनी स्वर्ड लेकर ग्रैमी पर अटैक करती है। दोनों की तलवारें जोर से टकराती है। मूरा पूछती है जब तुम इनविजिबल थी तब अटैक क्यों नहीं किया। ग्रैमी कॉन्फिडेंट टोन में जवाब देती है कि हत्या उसका स्टाइल नहीं है। वो सामने से लड़ना पसंद करती है। स्ट्रेंथ से ओपोनेंट को ओवर पावर करना उसे ज्यादा पसंद है। दोनों के बीच इंटेंस स्वर्ड फाइट शुरू हो जाती है। स्पार्क्स उड़ते हैं और कुछ पल के लिए दोनों एक पावर स्ट्रगल में फंस जाती है। रैन स्पॉट देने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक फायरबॉल कास्ट करती है और ग्रैमी की तरफ शूट करती है। ग्रैमी पीछे जंप करती है और विंड मैजिक से उस फायरवॉल को हटा देती है। रैन तुरंत एक डस्ट टर्नेडो समन करती है ताकि ग्रैमी को कुछ सेकंड के लिए रोका जा सके। ये चांस मिलते ही मूरा अपना फिजिकल एनहांसमेंट कंप्लीट करती है, लेकिन ग्रैमी अपनी स्वर्ड से टर्नेडो को कट करते हुए बाहर निकल जाती है। रैन रोकती नहीं। वो वाटर और अर्थ एलिमेंट को कंबाइन करके एक पावरफुल मिक्स्ड स्पेल कास्ट करती है और ग्रैमी पर अटैक जारी रखती है। दूसरी तरफ त्याची का सामना कॉसुम से होता है। त्याची उससे पूछता है क्या तुम बिना किसी वेपन के मुझे साथ ले जाने का प्लान बना रहे हो। कॉसुम हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि उसे खुद लड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपना हाथ उठाता है और एक स्पेल एक्टिवेट करता है। उसके पास एक फॉरेस्ट एलिमेंटल समन होता है, एक बड़ा सा आइसी मॉन्स्टर जो पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ लगता है। त्याची उस क्रीचर को देखकर सोचता है कि वो हायर लेवल फिजिकल एनहांसमेंट यूज करके इसे एक ही पंच में खत्म कर देगा। वो अपनी पावर बढ़ाता है और सीधा अटैक करता है, लेकिन उसका पंच मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर से सीधा निकल जाता है जैसे वो सॉलिड ही ना हो। कॉसुम एक्सप्लेन करता है कि फॉरेस्ट एलिमेंटल का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, उसे सिर्फ फायर मैजिक से ही डैमेज किया जा सकता है और त्याची को स्पेल्स कास्ट करना आता ही नहीं। त्याची अपने ब्लेड से भी अटैक करता है, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तभी आईसी एलिमेंटल काउंटर अटैक करता है। वो आईसी मैजिक के शार्प प्रोजेक्टाइल त्याची की तरफ शूट करता है। त्याची अपनी स्पीड और एनहांसमेंट का यूज करके उन्हें डॉज करता रहता है। इस बीच कॉसुम एक और मूव करता है। वो एक लाइफ एनर्जी बाल निकालता है, वही जो ग्रैमी ने पिछली रात क्रिएट की थी। वो उस एनर्जी को फॉरेस्ट एलिमेंटल को दे देता है। जैसे ही मॉन्स्टर वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है उसका कलर रेड हो जाता है। उसकी पावर और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो रेड एलिमेंटल बन चुका है। वो इंसेन स्पीड से चार्ज करता है और त्याची को सीधा हिट करता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि त्याची पीछे जा गिरता है और उसके मुंह से
खून निकलने लगता है। कोसुम उससे कहता है कि अगर वो शांति से सांस चले तो शायद सब ठीक रहे, वरना वो लड़कियों को भी कैप्चर कर लेगा और उन्हें फोर्स करके सिचुएशन का फायदा उठाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि ट्याची दूसरी तरफ कोसुम से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, जबकि इधर मूरा और रेन की फाइट ग्रेमी के साथ काफी इंटेंस हो चुकी होती है। ग्रेमी एक जबरदस्त पंच मारकर मूरा को पीछे फेंक देती है और फिर रेन को भी जोर से नीचे गिरा देती है। दोनों कुछ देर के लिए व्याकुल हो जाती है। सिचुएशन देखकर रेन और मूरा डिसाइड करते हैं कि अब पावर आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें याद आता है कि वो पहले भी लेमिया जैसे पावरफुल मेज के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ग्रैनी थोड़ा ताने भरे अंदाज में पूछती है कि क्या वो उसे अब तक लाइटली ले रहे थे। इस पर मूरा कहती है कि नहीं, वो बस अपने ओरिजिनल प्लान पर वापस आ रहे हैं। इतना कहकर मूरा अपना फिजिकल एनहांसमेंट लेवल 40 तक बूस्ट करती है और सीधा ग्रेमी पर चार्ज कर देती है। दोनों के बीच तेज स्ट्राइक्स एक्सचेंज होते हैं। इसी बीच रेन स्पेल ब्लेड यूज करके अचानक से अटैक करती है। ग्रेमी पीछे जंप करके बचने की कोशिश करती है, लेकिन मूरा उसे किक मारकर फिर आगे की तरफ धकेल देती है। रेन तुरंत अपनी स्टफ को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करती है और ग्रेमी को ब्लॉक करने पर मजबूर कर देती है। फिर दूसरे हाथ की स्पेल ब्लेड से सीधा स्ट्राइक करती है, जिससे ग्रेमी का काफी एचपी कम हो जाता है। इसके बाद रेन अपना डस्ट टर्नेडो स्पेल कास्ट करती है और उसमें गन पाउडर मिक्स कर देती है ताकि वो ज्वलनशील हो जाए। फिर एक फायरवॉल से उस टर्नेडो को आग लगा देती है, जिससे जोर का एक्सप्लोजन होता है और ग्रेमी हवा में उछल जाती है। ग्रेमी अपने फिजिकल एनहांसमेंट की मदद से ज्यादा डैमेज ब्लॉक कर लेती है, लेकिन उस मोमेंट का फायदा उठाते हुए मूरा अपनी फेरी ब्लेड से फाइनल स्ट्राइक देती है और इस तरह उनकी फाइट का एंड हो जाता है। ग्रेमी को गिराने के बाद रेन और मूरा उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन ग्रेमी हार मानने वाली नहीं होती। वो धीरे धीरे खड़ी होती है और अपने होंठ पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहती है कि जब उसके घाव भर जाएंगे तब वो दोबारा उनसे लड़ेगी और अगली बार जीत उसकी होगी। तभी दूसरी तरफ से कोसुम की आवाज आती है। वो उन दोनों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो ट्याची को अपने रेड एलिमेंटल के हाथ बुरी तरह पिटवा देगा। यह सुनकर रेन और मूरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही होती है और उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। उधर ट्याची जमीन पर गिरा हुआ होता है। वो सोचता है कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। क्या उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो बड़े बड़े देशों को हिला सके, फिर भी वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पा रहा। अपनी ही कमजोरी पर गुस्सा करते हुए वो धीरे धीरे होश खोना शुरू कर देता है। बेहोशी की हालत में उसे वही पुरानी बचकानी सी आवाज दोबारा सुनाई देती है, वही आवाज जो उसने पहले भी सुनी थी। आवाज उससे पूछती है, क्या तुम पावर चाहते हो? इस पर ट्याची अंदर ही अंदर जवाब देता है कि हाँ, वो पावर चाहता है। इतनी पावर कि वो उस घमंडी आदमी का चेहरा जमीन में गाड़ सके और उसे पछताने पर मजबूर कर सके कि उसने कभी उनसे टकराने की हिम्मत क्यों की। बेहोशी की हालत में जो आवाज ट्याची सुन रहा था वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो विंड स्पिरिट एरियल होती है। एरियल कहती है कि वो नॉर्मली ऐसे डायरेक्टली पावर लैंड नहीं करती क्योंकि इससे रूल्स ब्रेक होते हैं, लेकिन इस बार वो एक्सपेक्टेशन बना रही है। हाँ, इसका प्राइस होगा। इतना दर्द हो सकता है जैसे मौत का एहसास। फिर भी अगर ट्याची सच में पावर चाहता है तो वो उसे अपनी शक्ति देगी। ट्याची बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है। अगले ही पल उसके अंदर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसके पूरे शरीर के इर्द गिर्द तेज हवा का ऑरा घूमने लगता है, जैसे कोई तूफान उसके कंट्रोल में हो। कोसुम तुरंत अपने रेड एलिमेंटल को दोबारा उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। एलिमेंटल जोर से चार्ज करता है और ट्याची को पीछे धकेल देता है, लेकिन इस बार ट्याची फिर से खड़ा हो जाता है और शांत आवाज में कहता है कि वो अटैक उसे बस एक बिल्ली के हल्के से पंजे जैसा लगा। रेड एलिमेंटल फिर से फ्लेम ब्रेथ अटैक करता है। ट्याची अपनी नई विंड पावर को रिलीज करता है। एक पावरफुल विंड स्ट्रीम निकलती है जो फ्लेम को भी मिटा देती है और उस रेड एलिमेंटल को भी एक ही बार में खत्म कर देती है। यही देखकर कोसुम और ग्रेमी भागने लगते हैं। ट्याची उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एरियल के बताए हुए दर्द का एहसास होने लगता है। उसका शरीर उस पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। वो घुटनों पर गिर जाता है। गिरने से पहले वो एक आखिरी अटैक करता है और उस बार में कोसुम का सीधा राइट आर्म कट जाता है। कुछ दिनों बाद ट्याची की आंख खुलती है। वो खुद को लीमिया के घर में पाता है और हैरान होता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी लीमिया रूम में आती है। ट्याची कुछ पूछने ही वाला होता है कि उसका पेट जोर से आवाज करता है। दोनों नीचे खाना खाने चले जाते हैं। ट्याची इतना भूखा होता है कि वो बहुत तेजी से खाना खाने लगता है। लेमिया उसे बताती है कि लास्ट बैटल में उसने अपनी सारी मैजिकल एनर्जी पूरी तरह खर्च कर दी थी और इसी वजह से वो पूरे एक हफ्ते तक बेहोश पड़ा रहा। लेमिया ट्याची को समझाती है कि नॉर्मली लोग रात भर में अपनी मैजिक एनर्जी नेचुरली रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी सारी मैजिक एनर्जी पूरी तरह खर्च कर दे तो बॉडी शॉक में चली जाती है और इंसान लंबे समय तक कोमा जैसी हालत में रह सकता है। वो बताती है कि जब ट्याची एक दिन बाद भी होश में नहीं आया तो मूरा और रेन उसे तुरंत उसके घर ले आई थी। फिर लेमिया सीरियस होकर पूछती है कि उत्तरी फॉरेस्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था। ट्याची पूरी डिटेल में सब बताता है, फॉरेस्ट एलिमेंटल, उसका रेड फॉर्म और लास्ट मोमेंट में मिली विंड पावर तक। सब सुनने के बाद लेमिया कहती है कि कोसुम ने शायद क्रिम्सन पैक्ट यूज किया होगा। ये एक फॉरबिडन रिचुअल है। इस रिचुअल में बीस्ट और कभी कभी ह्यूमंस की लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके एक एलिमेंटल या क्रीचर को अननेचुरल बूस्ट दिया जाता है। ऐसी पावर नॉर्मल यूजर की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से वो डेंजरस माना जाता है। ट्याची कहता है कि उस वक्त उसे
सच में लगा था कि उसका एंड हो जाएगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो खुद को एरियल विंड स्पिरिट बताती थी और उसने उसे लड़ने के लिए पावर दी। ये सुनते ही लेमिया विजिबली शॉक हो जाती है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि किसी स्पिरिट का डायरेक्टली किसी इंसान को अपनी पावर देना एक बहुत ही रेयर और सीरियस बात होती है। लेमिया गहरी सांस लेकर कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि ट्याची किस तरह का स्कोरर बन सकता है। वो एक्सप्लेन करती है कि ट्याची एक समनर है। समनर्स कुछ हद तक शामन्स जैसे होते हैं। वो स्पिरिट्स के साथ पैक्ट बनाते हैं और अपने बॉन्ड के बेस पर पावरफुल मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन समनर्स और नॉर्मल शामन्स मैजिक में एक बड़ा डिफरेंस होता है। समनर्स डायरेक्टली स्पिरिट्स की आवाज सुन सकते हैं। लेमिया आगे बताती है कि इस दुनिया में स्पिरिट की सबसे ऊपर की मौजूदगी मानी जाती है, रैंकिंग में ड्रैगन से भी ऊपर, और ड्रैगन से इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए आम इंसान ना तो स्पिरिट को देख सकता है ना उनकी आवाज सुन सकता है। सिर्फ समनर्स ही उनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें कमांड कर सकते हैं। और क्योंकि स्पेल्स तो डायरेक्टली स्पिरिट खुद कास्ट करता है, इसलिए उनकी पावर नॉर्मल मैजिक या शामन्स के थ्रू कास्ट की गई मैजिक से कई गुना ज्यादा होती है। ट्याची को समझ आता है कि शायद उसकी असाधारण मैजिकल कैपेसिटी ने ही एरियल को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से वो समनर बन गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर फ्रेश हवा लेने और कुछ पीने के लिए निकलता है। नीचे जाकर वो वेट्रेस से पूछता है कि रेन और मुरा कहाँ है। वेट्रेस बताती है कि वो सुबह निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनकर ट्याची खुद उन्हें ढूंढने का फैसला करता है और बाहर निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को घेर कर परेशान कर रहे होते हैं। ट्याची आगे बढ़कर उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। मौका देखकर वो लड़की तुरंत उनसे दूर हटती है और सीधा ट्याची का हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसकी प्रोटेक्शन में आ गई हो। वो लड़की अचानक ट्याची का हाथ पकड़कर ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे वो उसकी लवर हो। वो आंखों से इशारा करके उसे समझा देती है कि बस सिचुएशन के हिसाब से साथ दो। उनमें से एक लड़का गुस्से में ट्याची पर पंच मारने आता है और कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। ट्याची कामली पीछे डोज करता है और एक स्टिक किक उसके नेक पर लगाता है। वो लड़का तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरा लड़का ये देखकर डर जाता है, अपने दोस्त को उठाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब सिचुएशन शांत हो जाती है, लड़की ट्याची का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन ट्याची सीधा कहता है कि उसे तो लग रहा था कि वो खुद ही उन दोनों को हैंडल कर सकती थी। वो ऑब्जर्व करता है कि वो आसानी से उनकी पकड़ से निकल गई। उसने ट्याची के सडन डोज मूवमेंट को परफेक्टली फॉलो किया और जब ट्याची ने एक किक में लड़के को गिरा दिया, तब भी वो बिल्कुल शॉक नहीं हुई। ये सब देखकर ट्याची को शक होता है। तब लड़की हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है। वो मेंशन करती है कि पहली बार मिलते वक्त ट्याची उसके साथ काफी रफ था। ये सुनकर ट्याची थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब लड़की अपना नाम बताती है नास्तिया और रिवेल करती है कि वो वही निंजा लड़की है जिसे ट्याची ने पहले फाइट में बेहोश किया था और गिल्ड के हवाले कर दिया था। 3 शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ कजूम का असली बॉस दिखाया जाता है। वो खुद को एम्पीरियर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ एम्पीरियर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ कजूम की तारीफ करता है। वो कहता है कि ट्याची और रेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कजूम ने कलेक्ट की वो काफी वैल्यूएबल थी और उसका हाथ खोना उसके लिए एक छोटी सी कीमत थी। फिर वो अपना ध्यान ग्रैमी की तरफ करता है। वो कहता है कि अगर उसे उसकी बेहतर सर्विस करनी है तो कुछ मॉडिफिकेशन जरूरी होंगे। इसके बाद वो उसके हाथ पर एक स्पेशल स्पेल कास्ट करता है जिससे लगता है कि उसकी पावर या कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एम्पीरियर कजूम को एक नया साइड मिशन देता है। वो कहता है कि ये बस एक छोटा सा प्रैंक होगा और शायद इससे कजूम को अपना हाथ खोने का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। मिशन देने के बाद सीन में 2 लड़कियां रूम में एंटर करती है और एम्पीरियर से कार्निवल के बारे में पूछती है। एम्पीरियर कहता है कि अब वक्त आ गया है उसे शुरू करने का। वो टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स के पीले में एक फाइल रखते हुए कहता है कि ये ट्याची के लिए उनकी पार्टी इनविटेशन होगी। सीन वापस टाउन में शिफ्ट होता है जहाँ नास्तिया ट्याची को बताती है कि उसने गिल्ड ज्वाइन कर ली है और अब वो ऑफिशियली स्मगलर्ड गुड्स वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसका मतलब है कि वो अब सीधा उसी मिशन पर काम कर रही है जिसमें ट्याची और रेन पहले इन्वॉल्व थे और शायद इस केस के पीछे जो बड़ा मास्टरमाइंड है उस तक पहुँचने का ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। नास्तिया ट्याची को बताती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे इसी बिल्डिंग तक ले आई। दोनों बिना वक्त गवाए अंदर घुस जाते हैं ताकि स्मगलिंग रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। अंदर उनका सामना कई गुंडों से होता है। ट्याची और नास्तिया मिलकर उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार वो उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पहले एम्पीरियर और कुजुमी बैठे थे। वहां ट्याची को एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वही पेपर जो एम्पीरियर जानबूझकर छोड़कर गया था। जैसे ही ट्याची उसे पढ़ता है उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ये कोई सीधा सा ट्रैप या इन्विटेशन नहीं बल्कि कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। मूरा और रेन टाउन के मार्केट प्लेस में घूम रही होती है। रात का माहौल है, लाइट से चमक रही है और लोग खुश नजर आ रहे हैं। दोनों स्वीट्स खाते हुए थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है। फिर भी रेन के मन में ट्याची को लेकर चिंता होती है। मूरा उसे तसल्ली देती है कि ट्याची लेमिया के साथ सेफ होगा, अभी उन्हें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। इसी दौरान उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो सोचती है
कि शायद भीड़ से दूर किसी जगह उन्हें लुरे करना बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले ही एक हुड्डी पहने लड़का अचानक पीछे से स्वर्ण के साथ उन पर हमला कर देता है। रेन और मूरा तुरंत साइड में जंप करके अटैक डॉज कर लेती है। वो आसपास के लोगों को वहाँ से दूर भागने को कहती है ताकि किसी सिविलियन को नुकसान ना हो। मूरा अपनी स्वर्ण को चार्ज करती है और सीधा अटैकर से टकरा जाती है। साथ ही रेन एक वाटर स्पेल कास्ट करती है जो सीधा उस लड़के पर जाकर लगता है। फिर रेन विंड टर्नेडो स्पेल प्रिपेयर करने लगती है, लेकिन तभी रूफटॉप से कुछ मैजिशियंस उन पर अटैक कर देते हैं। सिचुएशन एक बार फिर डेंजरस मोड ले लेती है। रेन अपना स्पेल तुरंत कैंसिल करती है और मूरा के पास जंप करके एक डिफेंसिव बैरियर कास्ट करती है। तब उन्हें समझ आता है कि ये सिचुएशन 4 वर्सेस 2 हो चुकी है। तभी अचानक उन्हें ग्रैमी की आवाज सुनाई देती है। वो इनविजिबिलिटी से बाहर आती है और सरप्राइज अटैक करके मूरा के स्टोमच पर जोर से स्ट्राइक करती है। मूरा तुरंत नीचे गिर जाती है। उसके बाद ग्रैमी उसे उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। जाते जाते वो कहती है कि नॉर्मली ये उसका स्टाइल नहीं है, लेकिन बॉस ने ऑर्डर दिया है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। रेन उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी गुंडे उसे बिजी रख देते हैं। इसी वजह से ग्रैमी मूरा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ टियाची और अनास्तिया अर्थ मैजिक से बने एक टनल के अंदर चल रहे होते हैं। उन्हें जो पेपर बिल्डिंग में मिला था उसमें लिखा था कि स्पायर के नीचे कहीं 3000 गॉब्लिन्स का एक ग्रोह छुपा हुआ है जो क्रिम्सन पैक्स से इनहांस किए गए हैं। थोड़ी देर बाद वो टनल के एंड पर एक डोर तक पहुँचते हैं जिसके बाहर कुछ हड्डियां पड़ी होती है। सेफ्टी के लिए नास्तिया अपनी लॉक पिकिंग स्किल का यूज करके डोर को केयरफुली खोलती है ताकि अगर कोई ट्रैप हो तो एक्टिवेट ना हो। उसे काम करते देखकर प्याची कहता है कि जब उसने उसे गिल्ड के हवाले किया था तब उसकी विश थी कि वो एक क्लीन लाइफ जिए, इसलिए अब गिल्ड को उसे डेंजरस मिशन में देखकर उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स है। ये बात सुनकर नास्तिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि अब से वो उसे आना बुला सकता है। फिर दोनों आगे की सर्च कंटिन्यू करते हैं। रेन उन सब बेकार एनपीसीएस को जो यूज करने की कोशिश कर रहे थे इजिली हरा देती है। फिर वो मुड़कर देखती है तो ग्रैमी उसके पीछे खड़ी होती है। ग्रैमी उसे टोंट करते हुए कंग्रेचुलेट करती है कि उसने सबको काफी जल्दी हैंडल कर लिया। फिर वो रेन को बताती है कि मूरा कहाँ है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसका बॉस मूरा को एक क्रिम्सन पैक्ड ऑर्ब खिलाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैमी कहती है कि उसे किसी के हर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूरा उसका शिकार थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई और उसका शिकार छीनने की कोशिश करे। ये सब सुनकर रेन बिना टाइम वेस्ट किए उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ती है जहाँ मूरा को रखा गया है। अंदर जाते ही वो सब लोगों को हरा देती है और सीधा उस चैम्बर तक पहुँच जाती है जहाँ मूरा को बंद करके रखा गया था। रेन एक स्ट्रॉन्ग विंड स्पेल से मेन स्पेल कास्टर को गिरा देती है। बाकी सब लोगों को वो आइस बैंडिंग स्पेल से फ्रीज कर देती है। उसके बाद अर्थ मैजिक यूज करके वो मैजिक सर्कल को तोड़ देती है और मूरा को उसकी चैन से फ्री कर देती है। तभी अचानक एम्पीरियर वहाँ एंटर करता है। साथ में कजूमी भी होता है। एम्पीरियर रेन को कंग्रेचुलेट करता है कि उसने अपनी दोस्त को बिना किसी को मारे रेस्क्यू कर लिया। फिर वो खुद को इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड इंट्रोड्यूस करता है। रेन तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एम्पीरियर कहता है कि वो यहाँ अपने हाथ गंदे करने नहीं आया। फिर वो कामली अनाउंस करता है कि 3000 मॉन्स्टर्स का एक ग्रोह टाउन पर अटैक करने वाला है। एम्पीरियर कहता है कि अब उनके लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सुनकर रेन टेंशन में टियाची का नाम लेती है। एम्पीरियर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि टियाची उन्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए अलग स्टेज प्रिपेयर की गई है। अब टाउन को बचाना सिर्फ उन दोनों की जिम्मेदारी है। वो कहता है कि उसे देखना है कि रेन और मूरा कैसे सिचुएशन हैंडल करती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलते समय कजोमी एम्पायर से पूछता है कि क्या टाउन पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक साथ अटैक करना जरूरी था। एम्पायर उससे पूछता है कि टोटल कितने क्रिम्सन पैक्ड मॉन्स्टर्स प्रिपेयर किए गए हैं। कजोमी बताता है कि 500 मॉन्स्टर अंडरग्राउंड है और लगभग 200 ऊपर ग्राउंड पर रेडी है। एम्पायर कहता है कि इतने मॉन्स्टर काफी होंगे टियाची और रेन की असली स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ टियाची और आना अंडरग्राउंड टनल में होते हैं। तभी एक अर्थ ग्लेम आना पर अटैक करता है। टियाची आगे बढ़कर सिर्फ एक हाथ से उसका पंच ब्लॉक कर देता है। फिर वो आना को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद एक स्ट्रॉन्ग फिजिकली एनहांस्ड पंच के साथ आगे जंप करता है। एक ही पावरफुल हिट में वो ग्लेम को हमेशा के लिए गिरा देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके सामने एक डोर खुल जाता है। अंदर वो देखते हैं कि कुछ जंग लड़कियां एक गोब्लिन फॉर्म के ऊपर खड़ी होती है और वो गोब्लिन रेड क्रिम्सन पैक्ड एनर्जी से एनहांस्ड किए गए लोग लग रहे होते हैं। सिचुएशन अब और भी डेंजरस होने वाली है। वो दोनों लड़कियां अपना नाम मीलो और मेलो बताती है। वो कहती है कि अर्थ ग्लेम उन्होंने ही बनाया था। अब वो सारे गोब्लिन्स को टाउन में छोड़ने वाली है ताकि वो लोगों के साथ खेल सके। उनकी बात से लगता है कि वो इस सब को एक गेम समझ रही है। टियाची उनकी तरफ देखकर कहता है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि ये आइडिया गलत है, क्योंकि टाउन में बच्चे भी रहते हैं और वो खुद भी बच्ची है। लेकिन मीलो और मेलो कहती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो इस स्पेशल ऑर्ब की मदद से गोब्लिन्स को कंट्रोल करेंगी। इतना कहकर वो गोब्लिन्स को रिलीज कर देती है जो ऊपर टाउन की तरफ बढ़ने
लगते हैं। दूसरी तरफ मूरा और रैन गिल्ड पहुंचकर ग्रेड को एम्पायर के प्लान के बारे में बताती है कि 3000 मॉन्स्टर्स से टाउन पर अटैक होने वाला है। ये सुनकर ग्रेड तुरंत एक्शन लेता है। वो एस्पायर के सब एडवेंचरर्स को बुलाता है और टाउन वॉच से भी हेल्प मांगता है, लेकिन उनके पास सिर्फ 180 एडवेंचरर्स है, जो इतने बड़े ग्रोह के सामने काफी कम लगते हैं। सिचुएशन उनके लिए काफी टफ दिख रही होती है। तभी लेमिया भी बैटलफील्ड में ज्वाइन करती है और सबको हिम्मत देती है कि वो मिलकर टाउन को बचाएंगे। इसी बीच नीचे टनल में त्याची और आना रेड क्रिम्सन पैक गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि गॉब्लिन्स को ऊपर ग्राउंड पर जाने से रोका जा सके। बैटल अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। त्याची फिजिकल एनहांसमेंट यूज करता है और एक के बाद एक गॉब्लिन्स को क्रश कर देता है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर वो फुल पावर यूज करता रहा तो कैब भी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए वो अपनी पावर कंट्रोल करता है और नॉर्मल कॉम्बैट स्टाइल में फाइट करने लगता है। इतने सारे गॉब्लिन से लड़ते हुए उसे अचानक मीलो और मेलो की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि जो क्रिस्टल ऑर्ब उनके पास था वो अब बेकार हो चुका है। गॉब्लिन्स उन पर भी अटैक करने लगे हैं। त्याची तुरंत मॉन्स्टर के बीच से रास्ता बनाता है, उन दोनों को बचाता है और उनसे उनकी गलती के लिए माफी मंगवाता है। फिर वो रेन को कहता है कि वो इन दोनों का ख्याल रखे और खुद पूरी तरह सीरियस होकर अंडरग्राउंड के सारे 500 गॉब्लिन्स का सफाया करने निकल पड़ता है। उधर गिल्ड में लूमिया और बाकी लोग सिचुएशन असेस कर रहे होते हैं। लूमिया कहती है कि इतने सारे मॉन्स्टर से एक साथ लड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो अपना एक टैक्टिकल क्लास का लार्ज एरिया स्पेल यूज करेगी ताकि मॉन्स्टर्स की संख्या कम की जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इतना बड़ा स्पेल शुरू में ही यूज कर लेती है तो उसका माना काफी कम हो जाएगा और बाद में वो कोई बड़ा अटैक नहीं कर पाएगी। ये सुनकर रैन कहती है कि एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल वो हैंडल करेगी। वो एक्सप्लेन करती है कि शायद वो एक ऐसा स्पेल कास्ट कर सकती है जो फूटता हुआ ज्वालामुखी जैसा इफेक्ट क्रिएट करे। रैन स्ट्रीम एनर्जी का साइंस समझने की कोशिश करती है, कैसे पानी और हीट मिलकर प्रेशर क्रिएट करते हैं और उससे एक बॉम्ब जैसा एक्सप्लोजन हो सकता है। लेकिन सच बताऊं, उसकी एक्सप्लेनेशन सबके सिर के ऊपर से निकल जाती है, बिल्कुल टॉप मैथ लेसन की तरह। फिर भी लेमिया कहती है कि उसे रैन पर भरोसा है और वो उसे ये प्लान हैंडल करने देती है। अगली सुबह जब मॉन्स्टर टाउन की दीवारों के पास पहुंचने लगते हैं, रैन अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करती है। सबसे पहले वो अर्थ मैजिक से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है। ज्यादातर मॉन्स्टर उसमें गिर जाते हैं। फिर वो उस गड्ढे को पानी से भर देती है। उसके बाद वो मोल्टन मेटल का एक बड़ा गोला क्रिएट करती है और उससे सीधा उस पानी से भरे गड्ढे के अंदर गिरा देती है। मेटल ऊपर से ठंडा होकर एक सॉलिड लेयर बना देता है, जैसे सील लग गई हो, लेकिन अंदर पानी हीट से स्टीम में बदल जाता है और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। पूरा एरिया जोर से फट पड़ता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं इतनी बड़ी ब्लास्ट देखकर। इसके तुरंत बाद लेमिया काउंटर अटैक लीड करती है। ग्रेड एडवेंचरर्स को लेकर सीधा आर्मी फोर्सेस पर मार्च करता है। बैटल अब उनकी तरफ से अग्रेसिवली शुरू हो चुकी होती है। इसी दौरान कजोमी और एम्पीरियर एक चट्टान से ये सब देख रहे होते हैं। एम्पीरियर कहता है कि लेमिया को एक्शन में देखना ही इस प्लान को अर्थ बना देता है और रैन का इतना विनाशकारी स्पेल रिवील करना तो बोनस था। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो उन्हें असली खतरा दिखाए। एक एडवेंचरर दौड़ते हुए ग्रेड के पास आता है और रिपोर्ट करता है कि 200 और मॉन्स्टर्स जो क्रिम्सन पैक से एनहांस किए गए हैं बैटलफील्ड में ज्वाइन कर चुके हैं। ये सुनकर ग्रेड काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि सिचुएशन और भी डेंजरस हो गई है। तभी वहाँ त्याची कैंप में पहुँचता है। साथ में एना और वो दोनों लड़कियां भी होती है। त्याची ग्रेड को अंडरग्राउंड का पूरा हाल बताता है और पूछता है कि मूरा और रैन कहाँ हैं। जैसे ही उसे पता चलता है वो तुरंत उनकी मदद के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मूरा और रैन लगातार फाइट करते करते थकने लगती है। वो लेमिया की तारीफ करती है कि इतनी देर तक लड़ने के बाद भी उसके पास अभी भी एनर्जी बची हुई है। तभी उन्हें सामने से एक और बड़ा गिरोह दिखाई देता है, क्रिम्सन पैक्ड मॉन्स्टर्स का। लेमिया उनसे कहती है कि उसे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए ताकि वो एक पावरफुल स्पेल कास्ट कर सके और उन्हें खत्म कर सके। मूरा और रैन तुरंत आगे बढ़कर छोटे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है ताकि लेमिया को टाइम मिल सके। कुछ ही देर बाद लेमिया अपना लार्ज AOE स्पेल कास्ट करती है। स्पेल के बाद बैटलफील्ड में सिर्फ 3 बड़े रेड ओग्रेस ही बचते हैं जो शायद इस पूरी मॉन्स्टर्स आर्मी के लीडर्स होते हैं। अब लेमिया, मूरा और रैन एक ओग्रेस को फेस करती है, लेकिन जब रैन अपना अटैक करती है तो वो मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं करता। ओग्रे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। रैन थक चुकी होती है और ओग्रे उस पर फाइनल अटैक करने के लिए हाथ उठाता है। सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो जाती है। जब रेड ओग्रे रैन पर फाइनल अटैक करने के लिए हाथ उठाता है तब रैन आंखें बंद करके कहती है कि चाहे वो यहीं गिर जाए, त्याची जरूर आएगा और सबको बचा लेगा। उसे थोड़ा रिग्रेट होता है कि उसने कभी अपने असली फीलिंग उसे बताई ही नहीं। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उस पर वार करने वाला होता है, त्याची अचानक बीच में जंप करता है और सिर्फ एक हाथ से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। वो रैन से कहता है कि अपनी बातें बाद में बताना, पहले ये वार खत्म कर लेते हैं। थोड़ी देर में लेमिया और मूरा भी वहाँ पहुँच जाती है और रैन को साइड में ले जाकर उसका ख्याल रखती है। त्याची उस रेड ओग्रे को जोर से पीछे धक्का देता है, फिर
उसे पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। उसके बाद वो ऊपर से जंप करके एक हैवी पंच सीधा उसके चेस्ट पर मारता है। एक पावरफुल हिट में ओग्रे नॉकआउट हो जाता है। त्याची फिर वापस लड़कियों के पास आता है। मूरा उससे पूछती है कि उसने कौन सा एनहांसमेंट लेवल यूज किया। त्याची कैजुअली बताता है कि उसने लेवल 100 यूज किया था, वरना वो इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाता। फिर त्याची लेमिया से पूछता है कि करंट सिचुएशन क्या है और क्या वो लोग अभी भी फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेमिया कहती है कि उनकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो बस मुश्किल से मॉन्स्टर्स को रोक पा रहे हैं। ज्यादा देर तक सस्टेन करना बहुत टफ होगा। त्याची सबको मिलो और मेलो से इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो सबसे कहता है कि छोटे मॉन्स्टर्स को रोके रखें ताकि वो खुद 3 रेड ओग्रेस से फाइट कर सके। उसका प्लान सिंपल होता है, अगर वो इन 3 लीडर्स को हरा दे तो बाकी मॉन्स्टर्स शायद पीछे हट जाएंगे। इतना कहकर त्याची सीधा तीनों रेड ओग्रेस को बैटल के लिए चैलेंज करता है। दूर चट्टान पर कुजुम और एम्पीरियर ये सब देख रहे होते हैं। एम्पीरियर कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। वो मेंशन करता है कि ये सब एक लेडी के प्लान का हिस्सा है जो इस योजना में उससे भी ऊपर लेवल की सीक्रेट मास्टरमाइंड है। कैंप में आना इंजर्ड सोल्जर्स का ट्रीटमेंट कर रही होती है। वो फ्रंट लाइन की सिचुएशन के बारे में सुन रही होती है और त्याची पर भरोसा रखने का फैसला करती है। तभी एक हुडेड फिगर चुपचाप उसके पास से गुजरता है और उसके कान में कुछ विस्पर करता है। उस बात के बाद आना का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो जैसे बिना सोचे समझे बैटलफील्ड की तरफ चल पड़ती है, बिल्कुल एक माइंडलेस पेपेट की तरह। दूसरी तरफ लेमिया और बाकी एडवेंचरर छोटे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं, जबकि त्याची अकेला 3 ओग्रेस का सामना कर रहा होता है। 3 वर्सेस 1 सिचुएशन में नंबर्स उनके फेवर में नहीं होते, फिर भी त्याची अपनी इनसेन मैजिक पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ से एक ओग्रे को नीचे गिरा देता है और फिर एक पावरफुल अटैक के साथ उसका काम तमाम कर देता है। जब त्याची ओग्रे से फाइट कर रहा होता है तब अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जमीन के नीचे से एक बड़ा ड्रैगन बाहर आता है। वो बचे हुए ओग्रेस को सीधा खा जाता है। ड्रैगन को देखकर लेमिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि ड्रैगन नॉर्मली इंसानों के बैटल्स में इंटरफेयर नहीं करते। फिर पता चलता है कि ये 2 सिर वाला गोल्डन ड्रैगन भी उस सीक्रेट मास्टरमाइंड के प्लान का पार्ट है। ये सब त्याची को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। त्याची सबको कहता है कि टाउन को तुरंत खाली करो, वो रस्ट केस के लिए रेडी रहो। वो बोलता है कि ड्रैगन से वो अकेला लड़ेगा। रेन कहती है कि वो उसके साथ रुकेगी। मूरा उन दोनों से कहती है कि जिंदा वापस आना। बाकी सब पीछे हट जाते हैं। त्याची रेन को भी पीछे रहने के लिए कहता है ताकि वो सेफ डिस्टेंस से सपोर्ट करे। रेन मान जाती है और डिफेंसिव पोजीशन ले लेती है। त्याची अकेला ड्रैगन की तरफ दौड़ता है। रास्ते में वो एरियल को बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो अपना एनहांसमेंट लेवल 100 तक बढ़ाता है और ड्रैगन पर एक स्ट्रॉन्ग पंच से अटैक करता है। ड्रैगन अपने पंजे से अटैक ब्लॉक कर देता है। उसके बाद ड्रैगन फायरबॉल्स छोड़ता है और फिर अपनी पूंछ से अटैक करता है। ड्रैगन से फाइट के दौरान रेन त्याची की हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन ड्रैगन का दूसरा सिर उसकी तरफ एक फायरबॉल शूट करता है वार्निंग के लिए ताकि वो दूर रहे। त्याची को ड्रैगन के पूंछ चाबुक अटैक से काफी डैमेज होता है। वो सोचता है कि आखिर ड्रैगन मॉन्स्टर की हेल्प क्यों कर रहा है। तभी आना वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि उसे उसके जख्म हील करने हैं। त्याची गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है जब उसे कैंप में रहना चाहिए था। ये सुनते ही आना जैसे होश में आती है। वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखती है और सोचती है कि वो बैटलफील्ड तक कैसे पहुँच गई। इसी बीच ड्रैगन मौका देखकर ब्लू फ्लेम का एक पावरफुल अटैक त्याची की तरफ शूट करता है। रेन तुरंत आगे बढ़ती है उसे बचाने के लिए लेकिन आना त्याची को जोर से साइड में धक्का दे देती है और खुद उस अटैक को फेस कर लेती है। ब्लू फ्लेम का ब्लास्ट सीधा उस पर लगता है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। अपने लास्ट मोमेंट्स में वो त्याची की बाहों में होती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो ही एक ऐसा इंसान था जिसने सिर्फ उसे एक टूल नहीं बल्कि एक लड़की की तरह देखा। वो कहती है कि अगर वो बच गई तो वो क्या उसका फ्रेंड बनेगा, लेकिन उसकी सांस धीरे धीरे रुक जाती है और वो त्याची की बाहों में ही दम तोड़ देती है। यही देखकर त्याची काफी गुस्से और दर्द में भर जाता है। वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने अपनी पावर्स को सीरियस नहीं लिया और इनफ ट्रेनिंग नहीं की। फिर वो एरियल को जोर से पुकारता है। वो कहता है कि उसे पता है। एरियल सुन रही है और कहता है कि उसे अपनी पावर दे। त्याची जोर से रोर करता है अपनी पूरी इमोशन के साथ। तब एरियल फाइनली रिस्पॉन्ड करती है। वो कहती है कि यही स्ट्रॉन्ग इमोशन वो उसे दिखाना चाहती थी। अना के मारने के बाद त्याची अचानक खुद को एक अलग विमान में पाता है। वहाँ उसकी बात एरियल से होती है। एरियल उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो पहले की तरह सीधा अपनी पावर उसे नहीं दे सकती। वो समझाती है कि अगर उसे उसकी पावर चाहिए तो उन्हें एक फॉर्मल पैक करना होगा। पैक्ट के 2 रूल्स होते हैं। पहला, समनर को स्पिरिट को प्रॉपरली कॉल करना होगा और उसकी पावर मांगनी होगी। दूसरा, समनर को उस पावर को पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना होगा। ये सब समझने के बाद त्याची एरियल से चिल्लाने के लिए सॉरी बोलता है। फिर वो दोनों ऑफिशियली पैक्ट बना लेते हैं। इस पैक्ट के साथ त्याची एक कंप्लीट समनर बन जाता है। फिर वो रियल वर्ल्ड में वापस आता है अपनी नई पावर के साथ। वो रेन से कहता है कि आना के बॉडी का ख्याल रखे और खुद ड्रैगन की तरफ चल पड़ता है। चलते हुए वो एरियल से कहता है कि ये फाइट एक ही ब्लो में डिसाइड होगी। ड्रैगन उसे देखकर कहता है कि उसमें काफी हिम्मत है। त्याची ड्रैगन से पूछता है कि उसका गोल क्या है और वो इस बार से पीछे हटने के लिए क्या चाहता है। ड्रैगन
ड्रैगन कहता है कि अगर ट्याची अपनी असली पावर दिखाए तो वो उसके सब सवालों का जवाब देगा और यहाँ से चले जाएगा। ड्रैगन दोनों सिर से एक साथ कंबाइंड फ्लेम ब्रेथ अटैक करता है। ट्याची अपने हाथ से एक स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रीम अटैक लॉन्च करता है और उस फ्लेम को काउंटर करता है। शुरू में दोनों अटैक बराबर टक्कर देते हैं, लगता है पावर इक्वल है, लेकिन धीरे धीरे ट्याची ड्रैगन पर ओवर पावर कर देता है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। ड्रैगन उठकर कहता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ देखकर खुश है। फिर वो रिवील करता है कि वो एक लेडी को सर्व करता है और उसका काम सिर्फ ट्याची की असली पावर टेस्ट करना था। वो ये भी कहता है कि अब से वो लेडी ट्याची को गाइड करती रहेगी, क्योंकि ये सब इस देश और पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। जाने से पहले ड्रैगन कहता है कि अगर ट्याची उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिन्हें वो प्यार करता है तो उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतना कहकर ड्रैगन आसमान में उड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ एम्पीरियर उस मिस्टीरियस लेडी को रिपोर्ट देता है। उसके साथ एक और हुडेड सर्वेंट भी होता है। वो बताता है कि ट्याची ने विंड स्पिरिट के साथ पैक्ट बना लिया है। लेडी कहती है कि अब उसकी नेक्स्ट गार्डियंस प्रिपेयर करने का वक्त आ गया है। वो कहती है एक टाउन के बाद अगला स्टेप एक कंट्री होता है। बार के बाद एस्पायर धीरे धीरे रीबिल्ड होना शुरू करता है। उन्होंने बैटल जीत ली, लेकिन विक्ट्री के बाद भी उन्हें काफी लॉसेस झेलने पड़े। वार के बाद हम देखते हैं कि ट्याची आना की कब्र पर फूल रख रहा होता है। वो उससे कहता है कि ऊपर से उस पर नजर रखे। ये सीन काफी इमोशनल होता है, क्योंकि उसकी विक्ट्री के बाद भी उसने आना को खो दिया। उसके बाद ट्याची लेमिया और बाकी सबसे मिलने जाता है। वो एरियल को समन करता है, लेकिन इस बार एरियल अपने मिनी फॉर्म में आती है। ट्याची सबको इंट्रोड्यूस करता है कि अब वो ऑफिशियली विंड स्पिरिट के साथ पैक्ट बना चुका है। जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तब टाउन में एक कैरेज आती दिखती है। उसके साथ नाइट्स का एस्कॉर्ट होता है। लेमिया नोटिस करती है कि उनके पास रॉयल फैमिली का क्रेस्ट है। कैरिज लेमिया के घर के पास रुकती है। उसमें से एक पर्पल हेयर्ड लड़की बाहर आती है। उसका नाम एलेना होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो मार्कस नॉर्मन की बेटी है और वो किंग गिलमोर की तरफ से आई है। वो कहती है कि उसे उनकी मदद चाहिए और उन्हें रॉयल कैपिटल चलने का रिक्वेस्ट करती है। जब वो लोग उसके साथ निकलते हैं तो रास्ते में लेमिया अलीना से करंट पॉलिटिशियन सिचुएशन एक्सप्लेन करने को कहती है। अलीना बताती है कि पिछले 30 साल से कंट्री दो फंक्शंस में डिवाइडेड है। एक फंक्शन करंट किंग गिलमोर को सपोर्ट करता है और दूसरा फंक्शन उसके छोटे भाई डूके डॉर्म को सपोर्ट करता है। किंग गिलमोर ने अपनी पोजीशन कूटनीति से स्ट्रॉन्ग बनाई है। वो दूसरे नेशन से फ्रेंडली रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं, लेकिन डूके डॉर्म थोड़ा परंपरावादी माइंडसेट का है। किंग गिलमोर की पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने अपने कुछ मेजर्स दूसरे नेशंस में भेजे हैं। इसका पर्पस रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना था, लेकिन इसका इफेक्ट ये भी हो सकता है कि उनकी मैजिक किंगडम की प्रभाव मैप पर कम हो जाए। अलीना बताती है कि ब्रोदी गुट ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब वो शांति से नहीं बैठेंगे। वो लोग हथियार उठाने वाले हैं, मतलब एक विद्रोह वार बस शुरू होने ही वाला है। इसलिए वो ट्याची और उसके ग्रुप की मदद चाहते हैं। जब वो लोग रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं, ट्याची नोटिस करता है कि पूरा शहर ऑलमोस्ट गोस्ट टाउन जैसा लग रहा है। सड़कें खाली है, एटमॉस्फेयर टेंस है। लेमिया अलेना से पूछती है कि क्या किंग ने विशेष रूप से ट्याची और रैन के बारे में कुछ कहा था। अलेना कहती है कि किंग ने आग्रह किया था कि उन दोनों को साथ लाना जरूरी है। तभी अचानक एक एरो सीधा अलेना की तरफ आता है, लेकिन ट्याची लाइटनिंग स्पीड से उसे मिड एयर पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। बाद में पता चलता है कि वो एरो डूके डोरम के आदमियों में से किसी ने छोड़ा था। वो जाकर डूके को रिपोर्ट करता है कि दूसरी दुनिया के लोग कैपिटल में आ चुके हैं। कैस्टल में ट्याची और सब अदालत में एंटर करते हैं। एलेना उनका इंट्रोडक्शन करवाती है इम्पोर्टेड लोगों से। हेड मैच बिला, आर्मी के सुप्रीम कमांडर जनरल सुमेला और किंग की एकलौती बेटी प्रिंसेस चार्लोटी। तभी किंग खुद भी हाल में आते हैं। वो एस्पायर की डिफेंस में उनके किए प्रयास की तारीफ करते हैं, लेकिन लेमिया फॉर्मल बातों में टाइम वेस्ट नहीं करती। वो सीधा पूछ लेती है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। किंग बाकी सब लोगों को रूम से बाहर भेज देता है। फिर वो लूमिया से कहता है कि लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बदली। यहाँ से हिंट मिलता है कि किंग और लेमिया पुराने दोस्त है। लेमिया कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन सिर्फ तब जब किंग उसकी कंडीशंस मानेगा। लेमिया किंग से कहती है कि फिलहाल वो लोग एस्पायर जाएंगे, लेकिन उसे एक सच चाहिए। क्या ट्याची और रैन को इस वर्ल्ड में समन करने के पीछे किंग ही था? किंग थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर फाइनली सच बोल देता है, हाँ समन करने का ऑर्डर उसने ही दिया था। ये सुनते ही ट्याची का कंट्रोल टूट जाता है। वो आगे बढ़कर पूछता है, तुमने कैसे हमारी नॉर्मल पीसफुल लाइफ छीन ली? हमें यहाँ लाकर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए लोगों को मारें? रैन भी अपसेट होती है। लेमिया भी उन दोनों के सपोर्ट में बोलती है। किंग गैमलियर कहता है कि वो इस सब की पूरी जिम्मेदारी लेगा। एटमॉस्फेयर काफी हैवी हो जाता है। बाद में सब अपने रूम्स में चले जाते हैं। लेमिया और मुरा जनरल से बात करने चली जाती है। ट्याची और रैन अपने रूम में बैठकर डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तभी नॉक होता है। एलेना
आती है और कहती है कि प्रिंसेस चार्लोटी उनसे मिलना चाहती है। थोड़ी देर बाद चार्लोटी खुद रूम में आती है। वो सीधा माफी मांगती है, फिर एक बड़ा ट्रुथ रिवील करती है। उन्हें इस वर्ल्ड में समन करने वाली वो खुद थी। वो बताती है कि स्पेल कास्ट करने से पहले उसने बहुत सर्च की थी। वो अंदर से कंफ्यूज थी। एक तरफ किंगडम का फ्यूचर था और दूसरी तरफ किसी की पीसफुल लाइफ को तोड़ना। लेकिन एक प्रिंसेस होने के नाते उसने अपनी ड्यूटी चूज की। वो कहती है कि समनिंग के टाइम डूके के एक असैसिन ने रिटो डिस्टर्ब कर दिया था। इसी वजह से स्पेल अनस्टेबल हो गया और असल में वो सिर्फ टियाची को समन करना चाहती थी, क्योंकि टियाची के पास इंसेन लेवल की मैजिक पावर थी। चार्लोटी बताती है कि असैसिन के अटैक की वजह से रेन भी समनिंग में पुल हो गई और प्लेस में अपेयर होने के बजाय दोनों एक रैंडम फील्ड में टेलीपोर्ट हो गए अस्पायर के पास। वो कहती है कि उन्हें लोकेट करने में उसे काफी टाइम लग गया। फिर वो टूट जाती है। रोकर कहती है कि सिर्फ उनकी लाइफ खराब करने के लिए नहीं, बल्कि इतनी नकारा होने के लिए भी वो खुद को ब्लेम करती है। टियाची और रेन उसे रोते हुए देखते हैं। उनका गुस्सा सॉफ्टन हो जाता है। वो उसे कहते हैं अपना सिर ऊपर उठाए और कहते हैं कि वो उसे माफ करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अपने अनमोल लोगों को बचाने के लिए कोई क्या कुछ कर सकता है। चार्लोटी प्रॉमिस करती है कि जब नेशन में शांति हो जाएगी तो वो अपनी पूरी पावर लगा देगी उन्हें उनके ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस भेजने के लिए, चाहे उसके लिए उसे अपनी सोल की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। टियाची तुरंत कहता है कि वो लोग इस वार में उसकी मदद करेंगे ताकि सब लोग एंड में खुश रह सके। तभी लेमिया रूम में एंटर करती है। वो टियाची को बाहर बुलाती है। बाहर जनरल समुला खड़ी होती है। वो देखना चाहती है कि क्या टियाची वाकई उतना स्ट्रॉन्ग है जितना किंग एक्सपेक्ट कर रहा है। फाइट शुरू होती है। समुला फुल पावर से स्वॉर्ड अटैक करती है, लेकिन टियाची हर अटैक को कामली बचाव करता रहता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग इनहैंस्ड स्ट्राइक से वो उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। स्वॉर्ड ब्रेक होते ही फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शिफ्ट हो जाती है। दोनों क्लोज कॉम्बैट में टक्कर देते हैं। टियाची स्पीड और कंट्रोल में क्लियरली सुपीरियर होता है। वो सुमेला को नॉकडाउन कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसे कम्प्लीटली पिन करके। इस मूवमेंट में सुमेला शॉक होने के बजाय एक्साइटेड हो जाती है। उसे फाइनली कोई मिला जो उसको ओवर पावर कर सकता है। जब टियाची ने सुमेला को हरा दिया तो वो थोड़ी मजाक वाली और ओवर एक्साइटेड बातें करने लगती है। वो टियाची की ताकत से इम्प्रेस हो जाती है और उसे छेड़ने लगती है। टियाची ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और डिसबिलीफ में चिल्लाता है। सीन थोड़ा फनी हो जाता है। टेंशन के बाद रात को टियाची आसमान की तरफ देख रहा होता है। एरियल उसके साथ होती है। टियाची कहता है कि उसे डर लगता है अगर वार में उसे इंसानों के खिलाफ अपनी फुल पावर यूज करनी पड़ी तो मॉन्स्टर्स से लड़ना अलग बात है, लेकिन इंसानों को चोट पहुंचाना उसके लिए आसान नहीं है। फिर वो कहता है अगर रेन को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसके बाद वो रेन को देखने रूम में जाता है, लेकिन गलती से बिना नॉक किए अंदर चला जाता है। रेन कपड़े बदल रही होती है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। छोटा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस चार्लोटी मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है। वहाँ एम्पीरियर आता है। तब पता चलता है कि उसका नाम कार्डियल लूडर है और चार्लोटी को नहीं पता कि स्पायर पर जो अटैक हुआ था उसके पीछे वही था। यानी अंदर ही अंदर साजिश चल रही है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।